जय हिंद दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के बीच क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बैंक 2018 में जो पेपर आए हुए हैं प्रथम पाली यानी फर्स्ट सिटिंग में, उन सभी का आंसर हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से इजी तरीका से सीखने वाले हैं। ठीक है। सुना गया था कि 2018 में बहुत ही क्वेश्चन फास्ट यानी कि हार्ड आया था, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मैं बहुत ही आपको इजी तरीका से और ट्रिकली तरीका से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये साइंस के पेपर है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है दोस्तों कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो आपको पता होगा कि दंत विशेषज्ञ यानी कि चिकित्सक के क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी की बात करेगा तो अवतल कहेंगे, और अभिसारी की बात करेंगे तो उत्तल कहेंगे। तो यहाँ पे अपसारी बोला है तो अवतल, अपसारी अवतल याद रखिएगा। ठीक है। पुतली के साइज को कौन कौन नियंत्रित करता है? तो इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं और हिंदी में इसको परितारिका बोलते हैं। ठीक है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। देखिए इसका जैसे कि आंसर क्वेश्चन बैंक में कुछ आंसर भी गलत दिया है, तो उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो पुतली के साइज को कौन सा नियंत्रित करता है? तो आइरिस। इसका उत्तर हो जाएगा परितारिका, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो और दोनों लेंसों की बात कर दिया, यानी अवतल उत्तल दोनों की बात कर देगा, तो उसका उपचार किससे किया जाता है? तो जारा दूरदर्शिता द्वारा। कौन सी द्वारा? जारा दूरदर्शिता। ये तो निकट होता है, जो निकट के लिए अवतल का यूज किया जाता है, अवतल लेंस का, और दूर के लिए उत्तल लेंस का। ये आप तो पढ़े ही होंगे। ठीक है ना। तो इसमें दोनों लेंस की बात किया है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा जारा दूरदर्शिता। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। क्या मापने की जरूरत होती है? तो पहला ऑप्शन है दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी। दूसरा ऑप्शन है दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी। यानी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों होगा। ठीक है, दोनों। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द कोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे हम लोग? तो 5 सेंटीमीटर की दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पसंद किया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक? तो विभवांतर का एसआई मात्रक चाहे विभव का एसआई मात्रक, दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, याद रखिएगा। लघुपथन के समय जो होता है, परिपथ में धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है और बहुत ज्यादा धारा बढ़ जाता है, यानी कि बहुत अधिक धारा बढ़ जाता है। ठीक है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ठीक है, उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा ऊपरमुखी। कैसा हो जाएगा? ऊपरमुखी। अगला क्वेश्चन है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो सीधी सीधी इसका आंसर हो जाएगा। आप किसके बात करते हैं? आयताकार कुंडली जो होता है ना, तो ये आधा, जिससे इस तरह से कुंडली बनाया गया रहता है ना, ट्रांसफार्म थी देखे होंगे, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विद्युत मोटर। तो ये क्या होता है, आधा घूर्णन के बाद में क्या हो जाता है, बोला है ना कि तांबे की तार की आयताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी करना, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तित हो जाता है? तो आधा घूर्णन के बाद। कितना? आधा घूर्णन, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधे घूर्णन के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर
चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो परिनालिका तो आपको पता ही होगा कि परिनालिका कुछ इस तरह से बनाया जाता है। तार को क्या किया जाता है, लपेट लपेट कर बनाया जाता है ना। तो इसमें धारा का जो मान होता है हमेशा सभी बिंदुओं पर समान होती है। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन, सभी बिंदुओं पर एक समान होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर की जहां बात किया तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है उसमें। कौन सी का? अवतल दर्पण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। इसमें देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो पेड़ से बचा रहे थे ना। चिपको आंदोलन तो पढ़े ही होंगे, नामे है चिपको आंदोलन। तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिला गांव गढ़वाल गांव था, ठीक है ना जिला। तो वहीं पे सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में क्या किया था, पेड़ों की सुरक्षा किया गया था। ठीक है, पेड़ से चिपक कर पेड़ों की सुरक्षा किया गया था, खास रूप से महिलाओं के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेड़ों की सुरक्षा यानी वृक्षों की सुरक्षा। ठीक है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को संरक्षित करना, बचाना। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो बुझे हुए चूना का नाम सुनेंगे। तो बुझे हुए चूना का सूत्र होता है CA होल ट्वाइस OH होल ट्वाइस 2। तो यही जो होता है ये बुझे हुए चूना का सूत्र है और इसी का हम लोग उपयोग दीवार का सफेदी करने में करते हैं, CaOH होल ट्वाइस 2। ठीक है, अगला है ये देखिए, ये कौन सा विक्रिया है? तो Na2SO4 है ना विलियन, और एगो है BaCl2, ये भी विलियन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Ba किसके साथ मिल रहा है? ये Ba जो है किसके साथ मिल रहा है? SO4 के साथ मिल गया। ठीक है, BaSO4 के साथ मिल गया। और देखिए यहाँ पे Na जो है क्लोरीन के साथ मिल गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से विस्थापित हो रहा है। माने क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहा है, बस विस्थापित कर रहा है, एक दूसरे से बदला बदली कर रहा है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये क्या है भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? अभी ने बताया है बुझे हुए चूना का सूत्र CaOH होल ट्वाइस 2। Na2CA3, Na2CA3 जो है आपका क्या है, Na2 यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन जो होता है pH1, तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, एक क्षारीय गुण दर्शाता है। तो ये जो होता है इसका मान जो होगा दोस्तों 7 से अधिक। क्षारीय कब बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं जब 7 से कम होता है। pH मान 7 से कम होता है तो उसको अम्लीय, और 7 से अधिक होता है उसको क्षारीय बोलते थे। यहाँ पे क्षारीय की बात किया जा रहा है। Na2CO3 क्षारीय को दर्शाता है, इसलिए इसका pH मान 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, आप पढ़े ही होंगे, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा इस्पात को अगर बचाना है तो उस पर लेप चढ़ाया जाता है, उसको पेंट किया जाता है। किस धातु का लेप चढ़ाया जाता है? तो जिंक का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। किसको गर्म किया जाता है? तो जिप्सम को गर्म करके तब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, आपको पढ़ाया ही हो गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, प्रोपेनोन इसमें कौन सी होता है? कीटोन का। इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा रहता है? कीटोन रहता है। कीटोन का क्रियात्मक समूह देखिए, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, ये कीटोन को दर्शाता है। तो ये प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह क्या होगा, ये आपका है ना, ये इसका देखिए संरचना क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। ठीक है, यही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। चलिए, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम बोल रहा है, तो एथेनोइक अम्ल होता है। इसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, तो 1 2 यानी मेथ एथ ओइक अम्ल लग जाता है तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम। आगे देखिए, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
हाँ, नेक्स्ट बोला जा रहा है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है। तो अशुद्ध की बात करेगा, अशुद्ध धातु कहाँ बनता है? एनोड पर। अशुद्ध कहता तो कैथोड बोल देते, ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ तो अशुद्ध बोला है तो इसलिए एनोड होगा, अगर शुद्ध कहता तो कैथोड करिएगा, ठीक है। अगला, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? तो अष्टक नियम जो था कौन दिया था? न्यूलैंड दिया था। और अगर त्रिक नियम की बात करता तो हम लोग क्या बताते? डोवेनर बताते, लेकिन इसमें अष्टक नियम है तो अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था भाई? तो न्यूलैंड ने, ठीक है, न्यूलैंड्स। अगला, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, तो तत्वों का गुणधर्म बताया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। परमाणु संख्या का क्या होता है? आवर्त फलन है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला करता है? तो लाल नीला करने की बात करेगा, जब भी लाल नीला करने की बात करे, क्या करने की बात करे? लाल नीला करने की बात करे तो हम क्या करेंगे? देखिए, अच्छा ठीक है, लाल नीला, लाल को नीला करना है, ठीक है। तो लाल को नीला करने की बात जब भी कहेगा तो याद रखिएगा जो क्षार होता है ना, वही लाल को नीला करेगा, क्षार। तो क्षार, तो क्षार कौन है इसमें? क्षार किसको बोलते हैं? जो जल में घुलकर OH माइनस देता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका क्षार को गुण दर्शाता है, यानी OH माइनस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल का वहन, ज से जाइलम, ज से जल का वहन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में कौन किसको माना जाता है? ATP को माना जाता है, याद रखिएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है भाई? तो पत्ता में जो होता है ना छिद्र छोटे छोटे, तो उसको रंध्र बोला जाता है, तो वहीं से उसका गैसों का आदान प्रदान होता है पत्तियों द्वारा। हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा होता है? संपूर्ण शरीर में रुधिर को, खूनों को क्या किया जाता है? पंप किया जाता है नीलय द्वारा। किसके द्वारा भाई? नीलय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए, तब मुरझाना, सिसक सिसक कर मुरझा जाता है, सुसुक सुसुक कर बच्चा रोने लगता है, मुरझा जाता है ना, उसी तरह से पत्ती पत्ता भी मुरझाने में जो होता है एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल उत्तरदायी होता है। एब्सिसिक अम्ल का छिड़काव अगर किसी पत्ते पर करिएगा ना, किसी पौधे के छोटे छोटे, तो एब्सिसिक अम्ल के चलते वो उसका पत्ता मुरझाने लगेगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। और जिबरेलिन तो आप जानते ही होते हैं, फल पकाने का काम आता है। अगला क्वेश्चन, जड़ का अधोगामी वृद्धि होती है। जड़, जड़ कहाँ जाए? देखिए, कोई भी पौधा है तो इसका जड़ जो होता है कहाँ होता है? पृथ्वी के अंदर में जाता है। तो पृथ्वी के अंदर में जाता है, पृथ्वी के अंदर में कौन सा बल लगता है? आपको पता ही होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी कि क्या होगा भाई? गुरुत्वानुवर्तन होगा। क्या होगा? किधर बढ़ेगा भाई? अधोगामी वृद्धि होगा, तो गुरुत्वानुवर्तन, जड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क क्या है भाई? तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया जो खुद से करने पर होता है, और अपने आप जो होता है उसको ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अपने आप जो होता है, तो ये अमन ऐच्छिक में जाता है, ये खुद होते रहता है। लार गिरना ये भी ऐच्छिक में जाता है, खुद होता है। और हृदय का धड़कना खुद अपन होते रहता है, तो ये भी ऐच्छिक में जाएगा। लेकिन अनैच्छिक जो होता है, हम चबाने का जब चाहेंगे तभी चबा पाएंगे, यानी कि यही अनैच्छिक, अभी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है बोला, अनैच्छिक क्रिया नहीं मतलब ऐच्छिक क्रिया है। तो ऐच्छिक का और अनैच्छिक का मतलब फिर से समझिए, अच्छा से समझिए। अनैच्छिक कह रहा है, यानी ऐच्छिक कौन है? तो ऐच्छिक उसको बोलते हैं जो हमें खुद से कुछ करेंगे तो उस ऐच्छिक क्रिया हो गया। और अनैच्छिक क्रिया उसको बोलेंगे जो हम लोग नहीं करें खुद से, मतलब अपने आप होते रहता है, उसको अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। तो अनैच्छिक के अंतर्गत आपका आएगा वमन, लार आना और हृदय धड़कना, ये सब खुद से भी खुद होते रहता है, तो ये अनैच्छिक हो गया। लेकिन हमें ऐच्छिक क्रिया देखना है, यानी अनैच्छिक जो नहीं हो, यानी चबाना,
यही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चबाने की क्रिया खुद नहीं करते हैं, माने करते हैं तभी होता है, खुद से नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन तो कितना बार बताए हैं आपको, ईस्ट में होता है। शुक्राणु का निर्माण ये भी बहुत बार बताया हूँ कि विरिसन में होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो ये भी आपको कितना बार बता चुके हैं, अंडाशय। क्या बताए हैं भाई, अंडाशय, ठीक है। अगला है, लिंग गुणसूत्र का संपूर्ण जोड़ा पाया जाता है। संपूर्ण जोड़े की बात करें तो देखिए 23 जोड़ा तो होता है, पुरुष स्त्री दोनों में होता है, लेकिन पुरुष में क्या होता है XY होता है और स्त्री में क्या होता है XX होता है। तो संपूर्ण जोड़ा मतलब ये संपूर्ण जोड़ा एक जैसा, तो ये आपका स्त्री में ही होता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री में, ठीक है। अगला है कि मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं। तो देखिए गुणसूत्र जो होते हैं कितने युग्म की बात बोला है, जोड़े की बात बोला है, तो 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा यानी 46 को, तो युग्म में पूछा है यानी जोड़ा के रूप में पूछा है, तो इसलिए इसको 23 कहेंगे। अगर कुल संख्या पूछता तो 46 बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। जैव निम्नीकरण पदार्थ, ठीक है, जो मतलब घुल सकता है आसानी से, उसको बोलेंगे। तो देखिए घास घुल जाएगा आराम से, पुष्प हाँ घुल जाएगा, चमड़ा थोड़ा सा घुलने में दिक्कत करेगा, तो ये थोड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, घास, लकड़ी, प्लास्टिक। प्लास्टिक तो कभी नहीं घुलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, फसलों के छिलके, केक, रबर भी नहीं घुलेगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, केक घुल जाएगा, लकड़ी घुल जाएगा, घास, ये सब आसानी से घुल सकता है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आंसर लगा लीजिएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और इसके 2018 का सेकेंड सीटिंग है, इसके बाद आएगा, ठीक है। मैं 2011 से लेकर अभी तक जितना भी पेपर आए हुए मैं उस सभी का सोल्यूशन अच्छी तरह से करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।